इसहाक तड़क कर बोला, अनवर भाई, आज तुमने अपनी मनमानी कर ली है, लेकिन इसके बाद नहीं। ये जब तक मरने से बची हुई है अपना काम खुद करेगी, बल्कि इसको हमारे काम भी करने पड़ेंगे। मैंने इसकी गर्दन को हमेशा अकड़ा हुआ देखा है। अगर ये अब भी अकड़ी रही तो फिर मैं इसको तोड़ दूंगा। मैं सच कहता हूँ, तोड़ दूंगा। अगले रोज़ दोपहर से कुछ देर बाद मालूम हुआ कि जुर्गा से कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। फिर मालूम हुआ कि इन लोगों में हुक्म जी का ख़ास मुशीर गुरु मोदान और जॉर्ज गोरा का बहनोई यानी मारिया का शोहर स्टील भी शामिल है। इसके अलावा भारी मिकदार में असला और ताज़ादम सिपाही भी मौके पर पहुँचाए गए हैं। हमें दहाने के इर्द गिर्द ताज़ी घोड़े, बोगीर कुत्ते और एक अदद जीप भी नजर आई। ये जीप निहायत दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गई थी। एक शख्स ने दहाने के सामने आकर ऐलान किया कि गुरु मोदान और स्टील साहब बातचीत करना चाहते हैं। हमारी तरफ से जो लोग बात करना चाहते हैं वो बाहर आ जाएं या फिर हमें अंदर आने की इजाज़त दें। अनवर खान और चौहान वगैरह ने मशवरा किया। दोनों सूरतों में ख़तरा मौजूद था। बेहतर था कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। फैसला हुआ कि सुरंग के दहाने से 15-20 गज़ आगे दरख्तों के दरमियान बातचीत हो और इस गुफ्तगू के दौरान में दोनों तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने का अहद किया जाए। 10-15 मिनट के अंदर शराइत तय हो गई। फैसला हुआ कि अनवर खान यहीं सुरंग में रहेगा, जबकि चौहान और फैरोज़ आगे जाकर बात करेंगे। फैरोज़ ज़ख्मी था, इसके बावजूद वो जाने के लिए तैयार हो गया। इसके अंदर जो आग जल रही थी, इसने इसे इजाफी तवानाई दे दी थी। सपहर होने वाली थी। दरख्तों के साए तवील हो रहे थे। चौहान और फैरोज़ अपनी राइफलें कांधों से लटकाए बाहर निकले। दूसरी तरफ से सुरख लिबास में गुरु मोदान और स्टील नमूदार हुए। गुरु मोदान छोटे कद का फरबानदाम शख्स था, जबकि स्टील शरीरे जिस्म और नहायत ऊंची नाक वाला दराज कद अंग्रेज़ था। संगीन सूरत हाल के बावजूद स्टील के अंदाज में बला का एतमाद था। वो इन अंग्रेज़ों में से था जो जब तीसरी दुनिया के मुल्कों में आते हैं तो नस्ली बरतरी और अपनी शान व शौकत का एहसान मुस्तकिल तौर पर इनके चेहरों से चिपक जाता है। वो लोग चंद बुलंद कामत दरख्तों के दरमियान बैठ गए और बातचीत शुरू हुई। ये ऐसी जगह थी कि दोनों तरफ के राइफल बरदार गुफ्तगू करने वालों पर नजर रख सकते थे। अनवर खान अपनी पोजीशन पर बिल्कुल चौकस था। इसके हाथ में ताकतवर स्नाइपर गन थी। वो किसी भी वक्त गड़बड़ की सूरत में एक सानिये के अंदर एक्शन ले सकता था। इसहाक मुसलसल मारिया के सर पर मौजूद था। हमारे दरमियान ये तय था कि अगर हुक्म जी के कारिंदों की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की गई तो हम मारिया को शूट कर देंगे। अनवर खान, अहमद और मैं दहाने पर पोजीशन संभाले हुए थे। हमने सूरत हाल पर उकाबी निगाह रखी हुई थी। दरख्तों के नीचे होने वाली गुफ्तगू 10-15 मिनट ही जारी रह सकी। दोनों तरफ गुस्सा नजर आने लगा। स्टील बार बार एक कागज़ चौहान के सामने लहरा रहा था और बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। दूसरी तरफ चौहान भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा था। ये गुफ्तगू तलख कलामी पर ही ख़त्म हुई। जब चौहान और फैरोज़ वापस आने लगे तो गुरु मोदान ने एक थैला चौहान को दिया। इस थैले में मारिया की ज़रूरियात का सामान था। क्या हुआ? अनवर खान ने चौहान से पूछा। अभी इनमें बहुत अकड़फू हैं, दिमाग दुरुस्त होने में अभी कुछ टाइम लगेगा। क्या कहते हैं? अनवर खान ने पूछा। वो सिर्फ एक मुतालबा मान रहे हैं। सुल्ताना के वालिद और बीमार भाई को हिफाजत के साथ नल पानी पहुँचाने पर तैयार हैं और जो 50 बंदों की फहरिस्त दी थी, इनका कहना है कि इनमें से बस 15-20 हमारे पास मौजूद हैं और वो ऐसे लोग हैं जिन पर संगीन किस्म की केस हैं। इन्हें इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। बकवास करते हैं, अनवर खान फंकारा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये 50 के 50 लोग हुक्म जी के कब्जे में हैं। इनको इस वक्त बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होगा। अनवर खान ने चौहान से पूछा, जॉर्ज गोरे को सज़ा देने के बारे में क्या कहा गया है? गुरु मोदान का कहना है कि जॉर्ज के खिलाफ अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत और गवाही है तो पेश की जाए। इसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरह स्टेट के किसी आम बंदे के खिलाफ हो सकती है और अगर इल्ज़ाम साबित हुए तो फिर सज़ा भी मिलेगी। अनवर खान ने दांत पीस कर हुक्म जी और इसके मुशीरों को एक गायबाना गाली दी और बोला, जिस औरत की इज्जत ख़राब की जाती है, इसकी गवाही से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और फिर एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने सुल्ताना को जॉर्ज के घर से उजड़ी पुजड़ी हालत में बरामद किया है। इससे बड़ी गवाही और क्या होगी? लेकिन ये लोग जानते हैं कि कानून के मुहाफिज भी अपने हैं, अदालत भी अपनी और काजी भी अपनी। ये दिन दहाड़े हजारों लोगों के सामने भी किसी को नाहक कत्ल करेंगे तो फिर भी किसी न किसी शक की वजह से बच जाएंगे। यही वजह है कि ये सीना तान कर कानून की बात करते हैं। इन्हें खबर नहीं कि जब कानून इंसाफ नहीं करता तो फिर कुछ और रास्ते खुलते हैं, कुछ और तरह की अदालतें लगती हैं और शायद अब ऐसी ही अदालतें लगेगी। अनवर खान की आवाज़ तय से फट रही थी। तुमने आखिर में क्या कहा है? इसहाक ने चौहान से पूछा। मैंने इन्हें 24 घंटे की मोहलत दी है और मैंने कहा है इसके बाद हम मारिया की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकेंगे। इस बैग में क्या है? अनवर खान ने पूछा। चौहान ने कानूस के बैग की जिप खोली। ये काफ़ी बड़ा बैग था। इसमें मारिया के इस्तेमाल की चीज़ें थी। एक शॉल, कपड़ों का एक जोड़ा, टूथपेस्ट, साबुन, तौलिया, परफ्यूम, शराब।
बिस्किट, नीचे बिछाने के लिए ख़ास किस्म की मैट और इस तरह की दीगर अशिया। इसहाक ने भी ये चीज़ें देखी और इसका चेहरा सुर्खी माइल हो गया। मैं इसे ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वो दांत पीस कर बोला, ये इसी तरह रहेगी जिस तरह हम रहेंगे, वही खावेगी जो हम खावेंगे। ये आसमान से नहीं उतरी हुई, हमारी ही तरह माँ के पेट से पैदा हुई है। मैं ये सब कुछ जला दूंगा, इसके सामने जला कर राख कर दूंगा। वो एकदम बिफर गया। इसने थैला पकड़ा और जलते हुए चूल्हे की तरफ बढ़ा। अनवर खान लपक कर गया, क्या करते हो इसहाक, कुछ होश की बात करो। ये चीज़ें कल हमारे काम आ सकती हैं और इनमें दवाइयाँ भी हैं। क्या पता हमें इस लड़की के लिए इन दवाइयों की ज़रूरत ही पड़ जाए। इसने इसहाक के हाथ से बैग लेना चाहा, लेकिन इसहाक ने नहीं छोड़ा। वो सख्त लहजे में बोला, पहले तुमको वादा करना होगा अनवर भाई, दवाओं के अलावा इनमें से कोई शाही सरामजादी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अनवर खान ने कहा और थैला इसहाक से ले लिया। मारिया एक गोशे में बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। माहौल में सख्त तनाव पाया जा रहा था। दहाने से बाहर हुक्म जी के अहलकारों की नफरी बहुत बढ़ गई थी। अब ज़रूरत इस अमर की थी कि हम भी ज़्यादा चौकसी का मुजाहिरा करें। अचानक शोर सुनाई दिया, लेकिन ये शोर दहाने की तरफ से नहीं, अंदरूनी हिस्से की तरफ से। वहाँ भी थोड़ी देर पहले मैं बारोंदा के जख्मों पर मरहम वगैरह लगा कर आया था। इसकी इकलौती टांग को अनवर ने दोहरा करके जंजीर से बांध दिया था। अब ये टांग खुल नहीं सकती थी। मैंने इसकी दुबली पतली पिंडली के जख्म पर दवा लगाने के लिए इसकी जंजीर को थोड़ा सा ढीला किया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये थोड़ी सी ढील एक शख्स के लिए काफ़ी ज़्यादा साबित होगी और वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। हम आवाज़ों की सीमत दौड़े। अजीबुल खलकत बारोंदा एक लकड़ी के सहारे तेज़ी से एक सीमत दौड़ रहा था। अहमद इसके पीछे था और अंग्रेज़ी में पुकार रहा था, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। हमारे देखते ही देखते अहमद ने बारोंदा को दबोच लिया। हमारा ख्याल था कि अब बारोंदा अहमद की गिरफ्त में बेबस हो गया है, अहमद इसे आसानी से संभाल लेगा। मगर हमें ये देखकर हैरत हुई कि बारोंदा ने जुनूनी अंदाज में चिल्लाते हुए जोर मारा और ख़ुद को अहमद की गिरफ्त से छुड़ा लिया। अहमद लड़खड़ा कर पीछे गया और दोबारा बारोंदा की तरफ बढ़ा। तब बारोंदा ने अपनी बैसाखी को लाठी की तरह इस्तेमाल किया और इसकी धकेल से एक बार फिर अहमद को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। यूँ लगता था कि वो अहमद से मुकाबले पर आमादा है। अहमद कोई आम आदमी नहीं था, वो एक प्रोफेशनल लड़ाका था। वो कराटे में आलाबाद का चैंपियन था और कई एक अहम मुकाबलों में हिस्सा ले चुका था। इसके लिए बारोंदा जैसे माजूर मदबूक शख्स पर गालिबाना कतई मुश्किल नहीं था। इसने बुन्ना कर खड़े खड़े एक जोरदार लात बारोंदा के मुंह पर रसीद की। वो टकराता हुआ दीवार से जा टकराया। यूँ लगा कि इसकी एक आध हड्डी टूट गई होगी, मगर कुछ भी था। इस शख्स की सख्त जानी हम बदबूदार कश्ती में देख चुके थे। मेरी और इसहाक की कई सख्त ज़रबात वो बआसानी झेल गया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो चोट खाकर मुर्दा छिपकली की तरह गिरा ज़रूर, लेकिन फिर अपने इकलौते पाँव पर खड़ा हो गया। यहाँ अहमद से अंदाजे की गलती हुई, या शायद इसे गलती नहीं कहना चाहिए। अहमद की जगह कोई भी होता तो बारोंदा जैसे लागर मदकूक शख्स के सामने इसी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करता। अहमद ने तेजी से आगे बढ़कर बारोंदा को गर्दन से दबोचना चाहा। बारोंदा ने इसकी नाफ पर घुटने की ज़रब लगाई, फिर इसके जबड़े पर एक कारगर मुक्का रसीद करके दोबारा भाग खड़ा हुआ। अहमद के लिए यकीनन ये सूरत हाल सुबकी और तैश का बाइस थी। वो एक माना हुआ फाइटर था। वो अपनी तरफ से अब तक इस लागर शख्स को रियायत देता रहा था। इसने लपक कर बारोंदा को एक बार फिर दबोचा। देखते ही देखते इन दोनों में ज़बरदस्त जद्दोजहद शुरू हो गई। आने वाले 2-3 मिनट बेहद हैरतनाक थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लागर बारोंदा ने न सिर्फ अहमद का डटकर मुकाबला किया, बल्कि आखिर में अचानक इसका पल्लड़ा भारी हो गया। इसने बड़ी तेजी से अहमद के 2-3 वार बचाए, फिर दफतन कराटे के ही अंदाज में घूम कर लात चलाई। इसकी एड़ी अहमद की कनपट्टी के आसपास कहीं लगी। इससे पहले कि अहमद इस ज़रब से संभल सकता, इसकी बैसाखी ने एक बार फिर लाठी का काम किया। इसकी भरपूर ज़रब अहमद की पेशानी पर लगी। अहमद पुश्त के बल दीवार से टकराया और तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया। इसहाक ने अपनी 222 राइफल सीधी की और सिर्फ 8-10 फीट के फासले से बारोंदा को निशाने पर लिया। खबरदार, शूट कर दूंगा, वो चिल्लाया। मैंने भी राइफल बारोंदा की तरफ सीधी कर ली। इस मौके पर वो मजीद एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करता तो हम यकीनन इस पर गोली चला देते। जान से बिना मारते तो जख्मी ज़रूर कर देते। वो एकदम बैठ गया और दीवार से टेक लगाकर अंग्रेजी में दुहाई देने लगा, मुझे शराब दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। फिर वो सबको मुश्तरका गालियाँ देने लगा और इस बात पर सलवाते सुनाने लगा कि हम इसे इसके घर से निकाल कर क्यों लाए हैं। वो इस खस्ता हाल सड़ी हुई कश्ती को अपना घर करार दे रहा था। अनवर खान भी वहाँ पहुँच गया। वो भी बारोंदा और अहमद की लड़ाई के आखिरी मनाजिर देख चुका था। हम सब की तरह इसकी आंखों में ताज्जुब था।
अनवर उर्दू में बोला, यारो इसकी टांगें कब्र में लटकी हुई हैं, फिर भी इसने अहमद को लंबा लिटा दिया है। अगर ये खुदाई ख्वार सेहतमंद होता तो क्या करता। अनवर खान इस बात पर मुझसे थोड़ा सा खफा भी हुआ कि मैंने मरहम पट्टी के वक्त इसकी जंजीर थोड़ी सी ढीली कर दी थी। मैंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया। बारोंदा को दबोच कर हमने एक बार फिर इसकी इकलौती टांग को दोहरा किया और इसे जंजीर में कस दिया। चूँकि हम ज़्यादा थे इसलिए बारोंदा कोई ख़ास मुज़ाहमत नहीं दिखा सका। इसे दबोचते वक्त मैंने इसकी हड्डी भरी जिस्म की अजीब सी सख्ती महसूस की। मुझे लगा कि इसकी हड्डियों पर किसी इंसान की नहीं, किसी भैंसे की खाल मुड़ी हुई है। सूखी सड़ी होने के बावजूद वो जिल्द अपने अंदर अजीब सा कठोरपन रखती थी। शायद यही वजह थी कि यह बज़ाहिर मदकूक व बीमार शख्स कई एक सख्त ज़रबात आसानी से सह गया था। अहमद का निचला होंठ फट गया था। एक हाथ के पंजे पर भी गहरी चोट आई थी। चौहान ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे बैंडेज कर दूं। अहमद लंगड़ाता हुआ इसके साथ चल दिया। वो भी वाज़े तौर पर हैरान नजर आता था। मैं भी इनके साथ चल दिया। यार ये क्या बला है, चौहान ने पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सख्त जान निकलेगा। मुझे तो लगता है कि ये किसी वक्त मार्शल आर्ट का ठीक ठाक खिलाड़ी रहा है। दफा और हमले की हर बारीकी को समझता है ये। अहमद के लहजे में बदस्तूर हैरत मौजन थी। वहाँ कश्ती में भी इसहाक ने इसे बुरी तरह मारा था। मैंने कहा, 2-4 ठोकरें मैंने भी लगाई थी। लगता था कि हम किसी जीते जागते बंदे को नहीं, लकड़ी के पुतले को मार रहे हैं। इस वक्त ये सख्त नशे में था। हमने समझा था शायद नशे की वजह से ये सारी चोटें झेल गया है। इसका कोई अता पता मालूम होना चाहिए, फिर ही कोई जानकारी हो सकती है इसके बारे में, अनवर खान ने पुरसोच लहजे में कहा। अनवर खान जब भी बारोंदा के लहजे में कोई बात करता था या इसकी तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि वो इसके बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो इससे पहले भी बारोंदा को कहीं देख चुका था। डॉक्टर चौहान ने अहमद की मरहम पट्टी कर दी। अहमद अजीब गुमगू की कैफियत में था। एक तरह की शर्मिंदगी भी इसे महसूस रही थी। ताहम इस शर्मिंदगी पर हैरत और उलझन के तासुरात गालिब थे। चौहान ने कहा, अपनी शक्ल सूरत और लहजे से ये शख्स नेपाल का लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है नेपाली तो मार्शल आर्ट के कोई ऐसे शौकीन नहीं होते। डॉक्टर चौहान, मुझे आपकी बात से इत्तफाक नहीं, अहमद ने कहा। खटमंडो वगैरह में मैंने खुद किक बॉक्सिंग और कराटे वगैरह के बड़े बड़े क्लब देखे हैं। और फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जैकी जैसा खौफनाक फाइटर जिसने यूरोप तक तहलका मचाया था, स्ट्रीट फाइटिंग में एशियाई चैंपियन माना जाता था, नेपाल से ही ताल्लुक़ रखता था। मार्शल आर्ट्स में जैकी का नाम तो मैंने भी सुन रखा था। लाहौर में जब गाहे बगाहे मुझ पर मार्शल आर्ट का जुनून सवार होता था और मैं नए सिरे से अपने पुराने क्लब में जाना शुरू करता था, तो फिर मार्शल आर्ट की सरगर्मियों के हवाले से बहुत सी खबरें मेरे कानों तक भी पहुँचा करती थी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन कौन से बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। मार्शल आर्ट से मुतल्लिक रसाइल और जराइद भी क्लब में आते थे जो मालूमात में इजाफे का सबब बनते थे। हमारे दरमियान कुछ देर तक अजीबुल खलकत बारोंदा के बारे में बात होती रही। फिर अनवर खान ने हमें दहाने की तरफ बुला लिया। वो चाहता था कि हम अपने मोर्चे से ज़्यादा दूर न जाएं और वो ठीक ही कहता था। हालात हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। अहमद भी अपनी पोजीशन पर मेरे बराबर आकर बैठ गया, लेकिन वो चुप चुप था। वो वाज़े तौर पर हजीमत महसूस कर रहा था। फ़नी हरब इसकी शनाख्त थी और आज एक लागर शख्स ने इस फ़न में इसे नीचा दिखा दिया था। शाम के वक्त मैं सुरंग के अकबी हिस्से में गया तो यहाँ धप धप की आवाज़ें आईं। आगे जाकर देखा तो अहमद पसीने में शराबूर मश्क में मसरूफ़ था। 2 दिन पहले इसने एक एक बैग में रेतली मिट्टी भरकर इसे सुरंग की छत से लटका दिया था और सुबह के वक्त इस पर तबाह आजमाई करता था। लेकिन आज वो चूँकि तनाव में था इसलिए शाम के वक्त भी लगा हुआ था। मैं इसको सैंड बैग पर किक्स बरसाते हुए देखता रहा। इसकी किक्स में जान थी। जो ज़रबात वो सेकंड बैग को लगा रहा था वो वाकई एक चैंपियन की ज़रबात नजर आती थी। इसका स्टेमिना भी काबिल तारीफ था। मैं इसे देखता रहा। फिर मैंने इसे बताया कि मैं भी कराटे में दिलचस्पी रखता हूँ और लाहौर में कई साल तक एक क्लब से मुंसलिक रहा हूँ। हम जब बातें कर रहे थे थोड़े ही फासले पर मौजूद बारोंदा ने एक बार फिर वावेला शुरू कर दिया। वो शिकस्ता आवाज़ में सबको गालियाँ दे रहा था और अपने लिए शराब तलब कर रहा था। अंग्रेज़ी के अलावा वो गाहे बगाहे नेपाली में भी बोलने लगता था। इसकी नेपाली सुनने के बाद अब इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो नेपाल से ही ताल्लुक़ रखता है। मैं इसके करीब जा बैठा। वो अंग्रेज़ी में बोला, अपनी राइफ़ल यहाँ मेरे दिल पर रखो और गोली चला दो। मैं अब जल्दी मरना चाहता हूँ। शराब के बगैर मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तुम सब के सब अपने बाल बच्चों समेत जहन्नम में जाओगे क्योंकि तुमने एक बंदे को जीते जी जहन्नम में डाल दिया है। मैंने इधर उधर देखकर होले से कहा, तुम तसल्ली रखो, मैं रात को तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूँगा, लेकिन शोर शराबा करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम शराब की बात कर रहे हो? कहा है ना आहिस्ता बोलो। मैंने इसे सरगोशी में डांटा। वो एकदम खामोश हो गया।
रात को फिर दूसरे पहर तक हमारी ड्यूटी थी, यानी मैं, फिरोज़, इसहाक और हमीश। 1 बजे के करीब हम सोने के लिए लेट गए। मेरे पहलू में हमीश जल्द ही सो गया, लेकिन मैं जागता रहा। कुछ देर बाद मैं उठा और इस तारीख गोशे में पहुंच गया जहां कैनूस का बड़ा बैग रखा था। इसी बैग में आज मारिया फर्गूसन की ज़रूरी अशिया आई थी। इन ज़रूरी अशिया में मैंने आला दर्जे की शराब की 2 बोतलें भी देखी थी। मैंने बगैर कोई आवाज़ पैदा किए एक बोतल निकाली और सुरंग के इस अकबी हिस्से में पहुंच गया जहाँ एक चिटाई पर एक बाजू और एक टांग वाला बारूंदा दराज था। मेरे हाथ में लालटेन थी। इस लालटेन की रोशनी में बारूंदा किसी केचुए की तरह हकीर और बेजान नजर आता था, लेकिन इस केचुए के अंदर जो बिजली चमकती थी, इसका मुशाहिदा आज से पहले हमने किया था। मुझे देखकर बारूंदा की नकाहत भरी आंखें चमक उठी। फिर जब इसकी निगाह मेरे हाथ में पकड़ी बोतल पर पड़ी तो वो यूं उठकर बैठ गया जैसे इसे किसी ताकतवर स्प्रिंग ने धकेला हो। मैं जानता था कि वो बला का नोश है और अगर मैंने बोतल इसे थमाई तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर में ही इसे ख़त्म कर डाले। मुझे दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है। वो तड़प कर बोला, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतनी ही पीनी होगी जिससे तुम्हारा काम चल जाए। मेरे पास सिर्फ एक ही बोतल है। मैंने इसे गिलास में डाल कर दी। वो अपने इकलौते हाथ से गटागट चला गया और एक बार फिर किसी भिखमंगे की तरह मैला कुचैला गिलास मेरे सामने कर दिया। मैंने दोबारा इसका गिलास भरा। वो ये भी सांस लिए बगैर पी गया। तीसरे पैक के बाद इसकी तबीयत कुछ बहाल हो गई। इसने अपना सर पीछे की तरफ फेंक दिया और आंखें बंद कर ली। इसे नशा चढ़ना शुरू हो गया था। लालटेन की रोशनी में इसके चेहरे का दायां रुख नजर आ रहा था। इसी रुख में इमरान के चेहरे की झलक थी। मैं बेसाख्ता इसकी तरफ देखता चला गया। मुझे इमरान की मुस्कुराहट याद आई, इसकी आवाज़, इसके बालों का स्टाइल। मेरा दिल दुख से भर गया। वो जा चुका था। इस खूनी रात में डेक नाले के कातिल पानी ने इसे निगल लिया था। कुछ दिन पहले पगोडा में मैडम सफूरा ने भी यही बताया था कि वो इमरान के बारे में कुछ नहीं जानती, यानी वो मुझे इमरान के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त मेरा दिल पुकार पुकार कर ये कहने लगता था कि मैं इसे ज़रूर देखूंगा, कम से कम एक बार तो ज़रूर देखूंगा, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी चमकीली सुबह को, किसी सुरमई शाम को, या किसी वैसी ही तारीख रात को जब इसे आखिरी बार देखा था। इस ख्याल की कोई भी वजह नहीं थी, लेकिन यह एक दीवानी आस बनकर मेरे दिल में पैवस्त रहता था। रात के इस पहर जब चार सू खामोशी थी, इस सुरंग से बाहर जंगल में जानवरों की आवाज़ें गूंजती थीं और कभी कभी दहाने की तरफ आसमानी बिजली की चमक दिखाई देती थी। वहाँ बैठे बैठे मेरे दिल की कैफियत अजीब हो गई और ये कैफियत अक्सर तारी हो जाती थी। बिछड़ने वाले इतनी शिद्दत से याद आते थे कि दिल की रगें टूटने लगती थी। इसके साथ ही यह जान का ख्याल दिल में पैदा होता था कि मैं वापस लौटने में बहुत देर कर चुका हूँ। 2-2.5 साल का अरसा मैंने मुकम्मल बेखबरी में गुजार दिया है। हालांकि इस वक्त का एक एक लम्हा मेरे लिए बेहद कीमती था। मैं जागता रहा, मेरी बेताबी बढ़ती रही। मैं उठकर सुरंग में टहलने लगा। जिस्म जैसे बुखार में फनक रहा था। ये चाहता था कि सारी दीवारें तोड़कर, सारे नातों से मुंह मोड़कर आंधी तूफान की तरह यहाँ से निकल जाऊँ। सामने ही वो सैंड बैग झूल रहा था जिस पर अहमद एक्सरसाइज करता था। अपने अंदर भड़कती हुई आग को ठंडा करने मैं इस सैंड बैग के साथ मसरूफ हो गया। मार्शल आर्ट के हवाले से मैंने जो कुछ सीख रखा था वो मेरे अंदर मौजूद था, बस इस पर वक़्त की गर्द पड़ी हुई थी। मैंने सैंड बैग पर तब आजमाई शुरू कर दी तो जैसे वक़्त की पड़ी हुई गर्द साफ़ होने लगी, सब कुछ ताज़ा हो गया और मैं महसूस कर रहा था कि ये ताजगी कुछ और तरह की है। गए बरसों में भी मैं सैंड बैग के साथ बहुत वक्त गुजार चुका था, लेकिन आज की मुलाकात कुछ और तरह की थी। इस मुलाकात में वो बेपनाह हरारत भी शामिल थी जो पिछले चंद हफ्तों में मेरे अंदर पैदा हुई थी। इस हरारत के कुछ माखज़ थे: अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा, इमरान के सीने पर लगता हुआ राइफल का ब्रेस्ट, सेठ सिराज का मनहूस चेहरा और फिर आखिरी मंजर जो शायद अपनी ताजगी की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, जॉर्ज गोरा के बेडरूम का बंद होता दरवाज़ा और इसके पीछे ओझल होता सुल्ताना का जर्दी चेहरा। मैं सैंड बैग पर अंधाधुंध मुक्के और ठोकरे बरसाता चला गया। मेरी लगाई हुई ज़रबात की आवाज़ सुरंग में दूर तक जा रही थी, लेकिन मेरे साथियों में से कोई नहीं आया। कुछ तो सो रहे थे और जो जाकर पहरा दे रहे थे उन्होंने यही समझा कि शायद अहमद अपनी वर्जिश में मसरूफ़ है। मैं जब हाँफ जाता तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता, सांस बहाल होती तो फिर जोर आजमाई शुरू कर देता। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब अंधेरे में मौजूद है और मुझे देख रहा है। मैंने आंखें सुकेड़ कर देखा और हैरान रहा। वो बारोंदा था, वो घिसटता हुआ यहाँ पहुँचा था और न जाने कब से मुझे देख रहा था। तुम यहाँ? मैंने हैरान होकर कहा। हाँ, अगर तुम मुझे अपनी बोतल में से एक बड़ा पैक और पिला दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस मार्शल आर्ट के बारे में एक बड़े काम की बात बताऊंगा। वो अंग्रेजी में बोला। पहले बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने जेब से छोटी टॉर्च निकालकर इसका नंग धड़ंग जिस्म
देखा, इसकी टांग बदस्तूर जंजीर में जकड़ी हुई थी। इस बात को छोड़ो, प्यासा कुएं के पास पहुंच ही जाता है। शराब पीने के बाद इसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट काफ़ी कम हो गई थी और वो कदरे तवाना भी नजर आता था। तुम मुझे काम की बात क्या बताओगे? क्या तुम्हारा ताल्लुक फाइटिंग आर्ट से रहा है? बस थोड़ा बहुत। खटमंडो में उस्ताद खिलाड़ियों को देखता रहा हूँ। तुम मुझे चंद घूर दो, मैं तुम्हें कुछ शानदार टिप्स दूंगा। वो ललचाने वाली अंदाज में बोला। पता नहीं क्यों मैं इससे हमदर्दी महसूस करता था। इमरान की शबाहत की झलक भी एक वजह हो सकती थी, लेकिन शायद इसके अलावा भी कुछ था। मैंने इसे अपने दरमियानी साइज़ का पैग ओढ़ दिया। ये पैग इसने ज़रा तहम्मुल से पिया और खासा मसरूर नजर आने लगा। इसके अंदर की बेपनाह तलखी और जिल्लाहट भी कदरे कम नजर आने लगी थी। वो अपने लंगोट के अंदर अपनी दुबली पतली रानों को खुजाते हुए बोला, देखो, जब तुम मुक्का चलाते हो तो इसमें सिर्फ अपने बाजू और कंधे की ताकत इस्तेमाल करते हो। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि तुम अपनी ताकत का सिर्फ चौथा पांचवा हिस्सा इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे मुक्के में तुम्हारे पूरे जिस्म की ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए, पाँव से लेकर सर तक पूरे जिस्म की। वो खुद को ज़मीन पर खिसकाता हुआ सैंड बैग के पास पहुंच गया। फिर इसने मुझे सैंड बैग पर मुक्का चलाकर दिखाया। इस तरह वो बोला। वो हड्डियों का ढांचा था, लेकिन वाकई मैंने महसूस किया कि इसके मुक्के में कोई बात थी। इसने जैसे हाँप कर दीवार से टेक लगा ली। ज़रा देर खांसता रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए माहिराना अंदाज में बोला, तवाज़न फाइटिंग आर्ट में तवाज़न की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें देख रहा था, जब तुम ज़रब लगाते हो तो ये तसव्वुर कर लेते हो कि यह ज़रब तुम्हारे मुकाबिल को ज़रूर लगेगी। सैंड बैग की हद तक तो ये सोच दुरुस्त है, लेकिन जब तुम्हारा मद्दे मुकाबिल मुतहर्रक होता है तो फिर कोई ज़रब इसको लगती है, कोई नहीं लगती। तुम जिस अंदाज में ज़रब लगाते हो वो ख़ता होने की सूरत में तुम्हारे तवाज़ुन को बुरी तरह बिगाड़ देगी और होशियार मद्दे मुकाबिल इससे फ़ौरन फ़ायदा उठाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।